आइए तब तक हमारी खास सीरीज पर करते हैं फोकस, मार्केट आउटलुक। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी क्लाइंट्स जो आपके निवेशक हैं उनको लाइफ टाइम हाई की बहुत बहुत बधाई। निफ्टी ने बनाई दिए है, बैंक निफ्टी हर रोज बना रहा है। आज आप जब हमारे सामने हैं तब भी नए लाइफ टाइम हाई पर हैं, तो वाकई में भारत के निवेशक पैसा बना रहे हैं और उनमें आपका बड़ा योगदान है देश भर में इक्विटी कल्चर को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो सर हमारी बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद अनिल, और मेरी भी आपको और आपके सब दर्शकों को मेरी खूब खूब बधाई कि मार्केट, जैसे हम बात करते आए हैं पहले भी, कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और पॉजिटिव मार्केट्स हैं। और खुशी की बात है कि आज विश्व में जब दूसरी जगह हालात इतने ख़राब हैं, उसमें अगर अपना परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो और भी बड़ी खुशी की बात है अनिल। बिल्कुल, दुनिया भर से हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब लोग सोचते हैं कि भाई जब लाइफ टाइम हाई पर आता है तो हमेशा सवाल मन में आता है, बने रहें, प्रॉफिट बुक कर लें, बाद में फिर से देखेंगे, मौका मिलेगा। तो कई बार इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में, नया खरीदें या ना खरीदें। लाइफ टाइम हाई पर बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए सर, आपके अनुभव से बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि लाइफ टाइम हाई के अलावा बाकी चीज़ें देखनी चाहिए कि मार्केट को जो इन्फ्लुएंस करती है उन चीज़ों की क्या स्थिति है। और ऑब्वियसली जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसी है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सब चीज़ें जो हैं, जो कंट्रीब्यूट करती है डिसाइड करने में भी कि आगे जाके मार्केट कैसा होगा। क्योंकि आज आदमी को क्या करना चाहिए डिपेंड करता है क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाके, उसके ऊपर ही आदमी को डिसाइड करना चाहिए। तो मेरा मानना है, एक तो हमेशा मानना है कि मार्केट कितनी ऊंचाई पे जाए बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग जो करना है ना वो बिल्कुल संभव नहीं है। और जो कोशिश करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें वास्तव में सफलता उसको मिलती है। टाइमिंग करने में आप निकल जाते हैं और फिर पता लगता है मार्केट और ऊपर चला गया, तो बड़ी तकलीफ होती है और फिर घुसना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो पहली बात तो मेरा ये मानना है अनिल कि इतने हाई पे भी मार्केट में इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बना रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर राय है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, बने रहे। सर कंपनियों के लिहाज से आपसे राय लेना चाहता हूं। आपको नहीं तो भी कम से कम 45 से 50 साल का कॉर्पोरेट सेक्टर का अनुभव है, इतनी लंबी आपने यात्रा की है, देखा है। क्या आप ये कह सकते हैं कि जब से आपने करियर शुरू किया तब से लेकर अब तक इस वक्त हिंदुस्तान की ज्यादातर कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कर्ज कम है, बैलेंस शीट में कैश है, डेट रीपेमेंट करने की कैपेसिटी बढ़िया है, तो ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में एक तो ये चीज़ नोट करना है कि सब जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ साथ वॉल्यूम्स बढ़ने से कंपनियां बड़ी हुई हैं, और कंपनियों में जैसे आपने बताया कि एक रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो बड़ी प्रवृत्ति अब आ गई है। जैसे डेट के मामले में पहले जो होता था भाई डेट ज़्यादा लेके रखें, अब धीरे धीरे प्रवृत्ति आ रही है कि भाई डेट को एक लिमिटेड वे में डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क वो डेट लेना चाहिए। सारी कंपनियों की बैलेंस शीट काफ़ी सॉलिड है, पर्टिकुलरली लार्जर कंपनीज की जिनकी अपना बात कर रहे हैं कि आज निफ्टी कंपनी या लार्जर जो भी बड़ी कंपनी हैं, सबका बड़ा ध्येय बड़ा क्लियर है कि भाई अपने को नॉट टू हाई डेट जरूरी है ग्रोथ के लिए, परंतु नॉट टू हाई, और उसको देख के चलना चाहिए। और देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अपनी एफिशिएंसी, इवन लेट्स से पेंडेमिक के कारण कितनी जगह कंपनियों में एफिशिएंसी बढ़ गई है, हर जगह लोगों ने नई चीज़ें सीखी है। तो जैसे जैसे कंपनियां एफिशिएंट होती जा रही है, और आज अपनी कंपनियां जो है वर्ल्ड के मुकाबले एफिशिएंसी लेवल में हैं, अब उसी स्तर पे आ गई हैं, आ रही हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। तो सीमेंट इंडस्ट्री का जैसे एक आपको एग्जांपल दूं कि पिछले 40 सालों से जब से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा, तो कितना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। और आज इंडिया की सीमेंट कंपनियों की परफॉर्मेंस जो है, प्रोडक्टिविटी या आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी वगैरह गिने तो अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन लास्ट
20 to 30 years. बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन एक ही चिंता जो हमें दिखती है, और जब भी हम बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक नहीं है, रिसेशन का खतरा है, ब्याज दरें बढ़ रही है, वहां महंगाई कब होगी कम, तो सर क्या डरना है या सिर्फ सावधान रहना है? देखिए, मेरा मानना है कि हर चीज में डरने की बजाय पहले सावधान, जैसे आपने वर्ड यूज किया, सावधान समझना है कि उसका अपने ऊपर क्या असर होगा। और ये इस बार मैं इतने सालों के टाइम में अभी एक जो विशेष बात देखने को अभी मिल रही है कि अपनी इकोनॉमी का रुख वो सारे दुनिया की इकोनॉमी से रुख से अलग है। आज अपने बात हो रही है 7% ग्रोथ की। इवन देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्रोथ के एस्टिमेट को 6.5 से 6.9 कर दिया। हालांकि आरबीआई गवर्नर साहब ने 7 से उसको 6.8 किया। तो 6.8 6.9 मतलब दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। क्या है, आज दुनिया के मुकाबले देखें, जब ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है कि 3% से नीचे होगी, 2% के आसपास चली जाएगी, हो सकता है रेसेशन भी आ जाए। और उस समय इंडिया की इकोनॉमी जब 6.5-7% ग्रो कर रही है इन रियल टर्म्स, और अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट लें तो रियल नॉमिनल टर्म्स में अपनी इकोनॉमी 15% के आसपास ग्रोथ करेगी। तो ये ग्रोथ जो है बड़ा डिफरेंट है। और आगे जाके क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, खाली आज की बात नहीं है। वेदर ये आगे जाके इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहेगी, उसमें क्या मेरा मानना है कि हाँ ये बनी रहेगी, क्योंकि कई पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए अपने। कई फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि एक तो जैसे कॉर्पोरेट एफिशिएंसी की मैंने बात की, वो बहुत अच्छी है। अब गवर्नमेंट में देखें, इस बार देखिए टैक्स एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव हुई है। 25 से 30% सारे टैक्सेज में ग्रोथ आई है। पिछले सालों तक जो है अक्टूबर तक जाके जो रेवेन्यू के बजट होते थे गवर्नमेंट के, उसका करीब 50% रेवेन्यू पहले 7-8 महीने में आता था। इस बार जाके वो 50 की जगह 60% के आसपास हो गया। तो आप देखिए ये चीज़ें जो है ये बड़े लॉन्ग रेंज में अगर देखें कि इनका इफेक्ट और आने लगेगा। अगर टैक्स की एफिशिएंसी इस समय इंप्रूव हो रही है, जीएसटी का लीजिए, तो जो रिफॉर्म्स पास्ट में हुए हैं उनका इफेक्ट अब अपने को देखने को मिल रहा है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव फैक्टर है। गवर्नमेंट के कई जो रिफॉर्म डिसीजंस हैं, कभी कंपनियों को प्राइवेट करें, जहाँ सरकार का बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करना, ऑल दीज आर गिविंग वेरी गुड सिग्नल्स टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो और जो नेगेटिव फैक्टर इन्फ्लेशन की जो बात होती है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, सही है इन्फ्लेशन, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन पीक कर गया। अब आरबीआई ने जो पिछली रेट 35 पैसे बढ़ाई, जो 50 पैसे बढ़ा रही थी, और अभी उनके मिनट्स आने बाकी है, पर मेरे लगता है कि अब आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा एक और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट में आ सकती है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद में आप देखिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इंडिया में जो 10 ईयर की यील्ड है वो अगर 7.2% के आसपास है तो वही चल रही है, चाहे अपने ये शॉर्ट टर्म रेट आरबीआई बढ़ा रही है। यूएस में देखिए इतनी इंक्रीज होने के बाद यूएस की जो 10 ईयर यील्ड है जो 4.5 पे पहुंच गई थी, वो 3.4 पे आ गई। तो दुनिया का भी ये मानना है कि ये अब जो है इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी अब धीरे धीरे कम होगी। ताजुब नहीं होगा कि एक साल बाद जो है दुनिया में सेंट्रल बैंक फिर से इंटरेस्ट रेट को घटाने की कोशिश करें, क्योंकि रिसेशन आता है, ग्रोथ कम हो जाती है, तो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड दे स्टार्ट पंपिंग मोर मनी इनटू द सिस्टम, स्टार्ट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। तो मैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे भी जाके अच्छी रहेगी। परफेक्ट। तो काफी मजबूत इकोनॉमी है, और ऐसे में सर आप कह भी रहे हैं कि अच्छे मौके ढूंढने चाहिए, बाजार में निवेश करने के बने रहने चाहिए। बताएं सर, कहाँ आपकी रिकमेंडेशन होगी, आपकी रिसर्च टीम की रिकमेंडेशन होगी, जो थीम्स, जो सेक्टर्स पसंद है इस वक्त यहाँ पैसा लगाया जा सकता है? देखिए इस समय एक तो जैसे बैंकिंग, पर्टिकुलरली एनबीएफसीज, फिर कैपिटल गुड्स को अगर देखें, इंफ्रा को देखें, ये अच्छे कर रहे हैं और अच्छे करेंगे। आईटी जिसका बहुत लास्ट एक साल में दे हैव ऑब्वियसली कम डाउन हैवीली, पर यह मानना है कि आईटी में भी फिर से रिवाइवल आके आईटी अच्छा करना चाहिए। प्रेशर जो रहेगा वो कमोडिटीज़ पे रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाके अब वापस नीचे आने लगी है ग्लोबली। सो मेटल्स लें, ऑयल लें, उनमें प्रेशर रहेगा। परंतु वैसे तो जैसे मैं कहता हूँ कि इंडिया में हर सेक्टर में
ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो बहुत अच्छा करेगी इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। बट बाय एंड लार्ज जो मैंने आपको बताया ये सेक्टर्स अच्छे हैं। एफएमसीजी ये देखिए ये ऑल वेदर सेक्टर्स हैं। एफएमसीजी कभी भी लो आप, लॉन्ग टर्म के लिए हो, बहुत अच्छा रहता है। तो ब्रॉडली ये फैक्टर्स में मेरा मानना है अनिल के ये अच्छा करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको बुलिश रहना चाहिए, बैंक्स, एनबीएफसी, कैपिटल गुड्स और थोड़ा थोड़ा आईटी, कमोडिटीज में अब भी रखें सावधानी, ऐसा मानना है राठी साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आज हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। तो ये थे आनंद राठी साहब, बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर बने रहें, डटे रहें, चिंता की कोई खास बात नहीं। बाजार हल्का सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, अब 18,600 के नीचे आता हुआ